23 अक्टूबर 2018 बेंगलुरु। रात के करीब 12 बज रहे थे। ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट कर रहा एक एम्प्लॉय से दो लोग मिलने आते हैं। उस एम्प्लॉय के पास पहुंचते ही उनमें से एक शख्स अपना हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर तरुण, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, अहमदाबाद वापस चलते हैं। जैसे ही वो एम्प्लॉय तरुण नाम को सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं। खड़े खड़े ही उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि 15 साल बाद किसी ने उसका असली नाम लेकर उसे बुलाया है। इतने सालों से लोग उसे प्रवीण भटेले के नाम से ही जानते थे, मगर आज 15 साल बाद उसका चेहरे से ये नकाब उतर चुका था। फिर वो दोनों शख्स तरुण को अपने साथ कार में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। तो आखिर कौन है ये तरुण उर्फ प्रवीण? आधी रात को उसे ऑफिस से उठाकर ले जाने वाले लोग कौन थे? उन्हें देखकर क्यों तरुण के पसीने छूटने लगे? क्या उसे किडनैप किया गया था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खडगेश्वर और आप देख रहे हैं खडगेश्वर स्टोरीज। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए हमें 15 साल पीछे जाना हो। 14 फरवरी 2003 अहमदाबाद। वैलेंटाइंस डे पर अहमदाबाद पुलिस को सूचना मिलती है कि एक घर में लूटपाट और हत्या को अंजाम दिया गया है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। उस घर में तरुण जीनाराज और उसकी पत्नी सजनी नायर रहते थे। दोनों की शादी बस 3 महीने पहले ही हुई थी। तरुण और सजनी दोनों केरला से बिलोंग करते थे। नौकरी की वजह से उन्हें अहमदाबाद में शिफ्ट होना पड़ा। सजनी बैंक की नौकरी कर रही थी, वही तरुण एक स्कूल में पीटी इंस्ट्रक्टर और बेसबॉल कोच के तौर पर काम कर रहा था। दोनों का अरेंज मैरिज हुआ था। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और फर्श पर सजनी की लाश पड़ी हुई है। उसकी गले पर एक दुपट्टा लिपटा हुआ था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि उसे गला घोंटकर मारा गया है। डेड बॉडी के बगल में तरुण जीनाराज बैठा हुआ था और रो रो कर उसका काफी बुरा हाल हो रखा था। सजनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच शुरू करती है। सबसे पहले सजनी का पति तरुण जीनाराज से पूछताछ किया जाता है, मगर तरुण तो बस रोए जा रहा था, इसलिए पुलिस वाले उससे ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाते। अगले दिन तक तरुण का हालत काफी खराब हो चुका था, जिसके वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और सजनी का अंतिम संस्कार तरुण का बड़ा भाई ने किया, जो अहमदाबाद में ही रह रहा था। इस बीच पुलिस सजनी के ससुराल वालों से और उस इलाके में रह रहे बाकी लोगों से पूछताछ करती है। 2 दिन बाद यानी 16 फरवरी को एक चौंकाने वाली इंसिडेंट होता है। तरुण जीनाराज हॉस्पिटल से अचानक गायब हो जाता है। पुलिस उसे ढूंढने की काफी कोशिश करती है, मगर तरुण का कोई अता पता नहीं चल पाता। पुलिस को तरुण पर पहले से ही शक था और अब हॉस्पिटल से भागने के बाद तरुण पर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। कुछ दिन बाद सजनी के माँ बाप भी तरुण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। आगे चलकर पुलिस की जांच पड़ताल में पता चलता है कि तरुण जीनाराज के घर में डकैती हुआ ही नहीं था। इतना ही नहीं, आस पड़ोस वालों से की गई पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि तरुण सजनी को काफी तंग करता था और तरुण का इस बर्ताव का पीछे की वजह उसका एक लड़की के साथ अफेयर होना था। शादी से पहले तरुण एक लड़की से प्यार करता था और वो उससे शादी करना चाहता था, मगर घर वालों का बात मानकर उसने सजनी से शादी कर लिया। मगर शादी के बाद भी उसका मन गर्लफ्रेंड पर ही था। बस इतनी सी बात के लिए उसने सजनी को रास्ते से हटाना चाहा और गला घोंटकर सजनी की हत्या कर दिया। बाद में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने भी इसका पुष्टि कर दिया था। पुलिस जब तरुण की गर्लफ्रेंड तक पहुंची तो उसने बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने उसको कॉल किया था और कहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है, मगर तब तक सजनी की हत्या के बारे में वो जान चुकी थी और उसने तरुण से साफ कह दिया कि वो एक हत्यारे से शादी नहीं करेगी। बाद में पुलिस द्वारा उस लड़की को क्लीन चिट दे दिया जाता है। वक्त बीतता जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद तरुण पकड़ में नहीं आता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तरुण के माँ बाप और भाई को भी पुलिस अरेस्ट करती है। उनसे भी काफी पूछताछ किया जाता है, मगर केस में कुछ खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती। यूं ही 3 साल बीत जाते हैं और सजनी का केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर 2006 में सजनी के माँ बाप गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनकी बेटी के लिए इंसाफ मांगते हैं। मोदी जी के दखल के बाद केस की फाइल को फिर से खोलकर जांच को आगे बढ़ाया जाता है। तरुण के परिवार वालों पर पैनी नजर रखी जाती है। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले मध्य प्रदेश में मौजूद तरुण के माँ बाप के घर पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। उनके कॉल्स को लगातार ट्रैक किया जाता है, मगर इसके बावजूद ना तो तरुण जीनाराज को माँ बाप से मिलता हुआ देखा गया और ना ही तरुण और उसके माँ बाप के बीच में बातचीत के कोई कॉल रिकॉर्ड्स मिले। तरुण के परिवार वालों के अलावा पुलिस ने करीब 4000 मोबाइल नंबर्स को ट्रैक किया, जिनमें तरुण के दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल थे। इस दौरान 2009 में तरुण के पिता का मौत हो जाता है, मगर उनके अंतिम संस्कार में भी वो शामिल होने नहीं आता।
पुलिस तरुण जीनाराज के बारे में इंफॉर्मेशन देने पर 1 लाख का इनाम भी घोषित करती है। कई साल बीत जाते हैं मगर तरुण का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। इन्वेस्टिगेशन फिर से धीमा पड़ने लगता है। आखिरकार साल 2016 में पुलिस को इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू हाथ लगता है। CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स चेक करते वक्त हजारों नंबर्स में से 2 नंबर्स पर पुलिस को शक होता है। तरुण की मां अन्नम्मा इन 2 नंबर्स पर अक्सर बातें किया करती थी। पहला नंबर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी का था, जिसका एड्रेस बेंगलुरु में था। हालांकि ये कंपनी गुजरात में भी थी, मगर कॉल हमेशा बेंगलुरु के ब्रांच से ही आता था। भला एक बुजुर्ग महिला को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से बार बार फोन क्यों आएगा, और वो भी एक ही नंबर से। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी पता चला कि अन्नम्मा बीच बीच में बेंगलुरु जाकर आती थी। जब पुलिस ने और डिटेल्स खंगालना शुरू किया तो पता चला कि वो नंबर प्रवीण बटेले के नाम से रजिस्टर है। दूसरा नंबर निशा परवीन के नाम से रजिस्टर था। आगे की जांच में पता चला कि प्रवीण बटेले और निशा परवीन पति पत्नी हैं और उनका 2 बच्चे भी थे। प्रवीण बटेले के बारे में और छानबीन करने पर पुलिस को पता चला इसी नाम का एक व्यक्ति तरुण जीनाराज का दोस्त हुआ करता था और वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता था। मगर प्रवीण तरुण की मां को कॉल क्यों करेगा, जबकि सबको ये खबर थी कि तरुण बीबी की हत्या के मामले में फरार है। पुलिस को शक होने लगा कि कहीं तरुण जीनाराज ही प्रवीण बटेले है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता गया, चौंकाने वाले राज खुलकर सामने आने लगे। पुलिस को पता चला कि 2003 में अहमदाबाद हॉस्पिटल से भागने और गर्लफ्रेंड द्वारा शादी से इनकार करने के बाद तरुण सीधा मध्य प्रदेश के भोपाल में रह रहा उसका दोस्त प्रवीण बटेले के पास पहुंचकर वहां कुछ दिन पनाह लिया था। प्रवीण उस वक्त भोपाल में एक जूडो ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था। तरुण ने प्रवीण से झूठ बोला कि बिजनेस में काफी नुकसान होने की वजह से उसे अहमदाबाद से निकलना पड़ा। प्रवीण ने उस पर विश्वास किया और उसे पनाह दिया, मगर तरुण किसी सियाल की तरह चालाक था। उसने प्रवीण के सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स पर अपना तस्वीर लगाकर फॉर्जरी करके उन्हें अपना बना लिया और उसके बदौलत नौकरियों के लिए अप्लाई करने लगा। आखिरकार 2012 में उसे बेंगलुरु में मौजूद ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो भोपाल छोड़कर बेंगलुरु पहुंच जाता है। वहां वो तरुण नहीं बल्कि प्रवीण बटेले बनकर जिंदगी गुजारने लगता है। नहीं, कंपनी के तरफ से वो 3 बार विदेश भी जाकर आता है। उसका पासपोर्ट और बाकी सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रवीण बटेले के नाम से ही बने हुए थे। फिर भी कभी किसी को उस पर शक नहीं हुआ। 2012 में ही तरुण का मुलाकात निशा परवीन नाम की एक महिला से होता है और जल्द ही वे दोनों शादी कर लेते हैं। निशा तरुण का सच्चाई नहीं जानती थी। वो भी सभी लोगों की तरह तरुण जीनाराज को प्रवीण समझ रही थी। अब पुलिस के पास तरुण को दर दबोचने के लिए काफी जानकारी इकट्ठा हो चुका था, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को काफी सावधानी बरतनी पड़ी, वरना वो फिर से फरार हो सकता था। फिर 23 अक्टूबर 2018 की रात को करीब 12 बजे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के 2 अधिकारी बेंगलुरु के ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पहुंचते हैं। वहां नाइट शिफ्ट चल रहा था। वो दोनों अधिकारी सीधा तरुण के दफ्तर में दाखिल होते हैं। फिर उनमें से एक अधिकारी तरुण का असली नाम लेकर उससे हाथ मिलाता है। हाथ मिलाते हुए अधिकारी तरुण का उंगलियों को चेक करता है। कई साल पहले एक बास्केटबॉल मैच के दौरान तरुण का हाथ का एक उंगली टूट गया था। टूटा हुआ उंगली को देखते ही अधिकारी को कंफर्म हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति तरुण जीनाराज ही है। तरुण भी समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, इसलिए वो चुपचाप उनके साथ कार में बैठ जाता है। मगर उन अधिकारियों से एक सवाल पूछने से वो खुद को रोक नहीं पाता। वो पूछता है कि आखिर कैसे पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है। तरुण के खिलाफ कोर्ट में केस चल ही रहा था कि 4 अगस्त 2019 को वो अपनी बुजुर्ग मां की हवाला देकर 15 दिन का बेल पर जेल से बाहर निकल जाता है। बेल की मंजूरी देते वक्त कोर्ट की तरफ से उसे साफ कहा गया था कि उसे लगातार पुलिस से कम्युनिकेशन बनाए रखनी पड़ेगी, मगर बेल मिलते ही वो अपना हुलिया और नाम बदलकर देश से भागने की तैयारी में जुट जाता है। लेकिन इस बार पुलिस एकदम तैयार थी और करीब 1 महीने बाद उसे दिल्ली के एक गेस्ट हाउस से अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां तरुण जस्टिस जोसेफ के नाम से रह रहा था। उसने सर के बाल सेव करवा लिए और गले पर एक टैटू बनवा ली और ऑस्ट्रेलिया भागने का तैयारी कर रहा था, मगर ऐसा हो ना सका और अभी तरुण जेल में बंद है। गर्लफ्रेंड से शादी करने के चक्कर में उसने मासूम सजनी नायर की हत्या करके अपना शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद किया। सजनी के परिवार वालों को कभी ना मिटने वाला दुख दिया। गर्लफ्रेंड से उसका शादी भी नहीं हुई और 2 बच्चे के बाप बनने के बाद उसका दूसरा शादी भी टूट चुका है। जहां तक अहमदाबाद पुलिस का सवाल है, 15 साल तक चली इस इन्वेस्टिगेशन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, मगर फिर भी उन्होंने अपना काम बखूबी किया। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी। तरुण जीनाराज के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।